तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में क्या होता है, मैंने कल जैसा कि बताया था कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। टू टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से अगर बोर्ड ने बोल दिया आपको पेपर में कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो बेटा वो आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा, नो डाउट। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। ये टाइम टेकिंग होगा, प्लस इसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें जितना डीपली आप सोच पाओगे उतना ही जल्दी आपको उसका इनवर्स मिल पाएगा। तो बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें पहले हम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, और उसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी आ जाता है। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे, और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड कैसे निकाला जाता है। अच्छा, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक और मेथड है जो सीधा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड है। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप डायरेक्टली इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट में। तो बोर्ड में 99% केसेस में बच्चों ऐसा होता है। लॉन्ग सेक्शन में ये क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है, एकदम 110% श्योर है कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आपको आएगा। ये आप बिल्कुल अभी से एकदम गांठ बना के रख लो। उसमें दो ऑप्शन रहेंगे, दो ऑप्शन इन द सेंस मैट्रिक्स के ही दोनों क्वेश्चन रहेंगे। किसी एक क्वेश्चन को आपको करना रहेगा और वो बेस्ड रहेगा इनवर्स निकालने पर ही दोनों। 99% केसेस में ऐसा होता है कि बोर्ड के पेपर में ये मेथड मेंशन नहीं रहता है, मतलब नाम नहीं लिखा रहता यूजिंग दिस मेथड। तो बच्चे क्या करते हैं, जो फॉर्मूला वाला मेथड है उसको प्रीफर करते हैं। बट ऐसा नहीं है, कई बार, मतलब 1% केसेस में बच्चों ऐसा भी हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड ने पेपर में ही मेंशन कर दिया है कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। जब ये क्वेश्चन पेपर में, ये वो चाहे स्कूल का पेपर हो, प्री बोर्ड का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, अगर बच्चों क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो फिर दो रास्ते हैं। या तो आप पूरा नंबर पाओगे, करोगे उसको तो, या तो फिर आप एक भी नंबर नहीं पाओगे। तो फिलहाल हमको हमें करना क्या है, इसको आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े स्टेप्स में पढ़ेंगे। जहां पे भी दिक्कत होगी आप हमें बताइएगा, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन को शुरुआत करते हैं। बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन में 6 रूल हैं। कितने? 6 रूल हैं, 6। लेकिन आपको ध्यान कितने रखना है? केवल 3। 3 रूल हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ये रूल 1 लिखा हुआ है, अभी रूल 1 में समझाने जा रहा हूँ रूल 1 क्या होता है। रूल 2 और रूल 3 आपके एनसीईआरटी की बुक में भी तीनों रूल मेंशन है, आरडी शर्मा में भी मेंशन है। 3 रूल पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में 6 मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड द बेसिस ऑफ कॉलम। तो अगर आपको एक आ गया, रो वाला रूल समझ में आ गया, तो बिल्कुल एज सिमिलरली आप कॉलम वाला भी रूल समझ सकते हो। तो देखो बच्चों, पहला जो रूल है वो है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। क्या रूल 1 क्या है? इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, या ब्रैकेट में क्या लिख दो, कॉलम्स। तो वही मैंने कहा, यहाँ पे एक रूल रो के लिए लिए होगा, एक रूल कॉलम के लिए होगा। इसका मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रो। ये पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जनरली बच्चों अपने माइंड में आप लोग रख लीजिए, हम लोग जो इनवर्स निकालते हैं वो आगे मैं बताऊंगा भी। इनवर्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। कैसी मैट्रिक्स का निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। इसलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आपको लगाना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी मैट्रिसेस आपको लगभग मिलेंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेंगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आगे हम समझाएंगे उसको जब आगे इन्वर्टिबल पढ़ाएंगे। खैर,
तो पहला रूल क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो या एनी टू कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल से समझिए। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है ए, और उसके कुछ एलिमेंट हम ले ले रहे हैं, ABCDEF CHI। ठीक है। अब रूल ये कहता है ये कि आप दो रो, किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को मैट्रिक्स में आपस में इंटरचेंज कर दोगे, तो कोई अरेंजमेंट जो भी ये आप दिख रहा है, जो मैट्रिक्स ये है उसी तरह से दूसरा भी मैट्रिक्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो रूल वन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। ये हमारे लिए रो वन है, ये हमारे लिए रो टू है, और ये हमारे लिए बच्चों क्या है, रो थ्री है। इसी तरह से ये हमारे लिए कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, और ये कॉलम थ्री है। ध्यान दीजिएगा, रो और कॉलम को नहीं इंटरचेंज करना है। या तो दो रो को आपस में इंटरचेंज करिए, या तो दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करिए। ऐसा मत करिएगा कि एक रो ले लो एक कॉलम ले लो, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। या तो दो रो लीजिए या तो दो कॉलम लीजिए। तो सपोज करिए यहाँ पर मैं एक अच्छा, इसके पहले मैं एक सिंबल बता दूं आप लोगों को। ये यहाँ पर ये जो इंटरचेंज लिखा हुआ है बच्चों, इंटरचेंज, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स में दो टाइप के सिंबल यूज करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन में। एक रहेगा एरो, और दूसरा रहेगा, जैसे आप केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह लिखते समय पढ़ते हो, तो ये हमारे लिए काम करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज। ये, इस एरो का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज। और इस टाइप के एरो का मतलब होगा इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया R1, यहाँ पे लिख दिया R2, तो इसका मतलब हुआ R1 इज चेंज बाई R2। ठीक है। या R1 इज चेंज बाई 3R2, कुछ भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे मैंने R1 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा R2, तो ये हुआ इंटरचेंज। दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? इन दोनों में अंतर क्या है, कोई बताओगे, बोलो, चेंज और इंटरचेंज में। बिल्कुल। देखो यहाँ पे सही है। देखो यहाँ पे है क्या, चेंज का मतलब आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, एरो का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे R1 इज चेंज इनटू R2 एंड R1 इज इंटरचेंज बाई R2। इंटरचेंज का मतलब होता है कि एक दूसरे को बदल पलट देना। जैसे अभी हम लोग ट्रांसपोज में पढ़ रहे थे, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना रहे थे, तो आपस में जब इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब दोनों साइड से चेंज होता है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से चेंज होता है। यहाँ पर इंटरचेंज का मतलब क्या है कि R1 की जगह R2 लिख देंगे, और R2 की जगह पे R1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि R1 को हम चेंज कर देंगे R2 से, लेकिन R2 को हम R1 से चेंज करेंगे क्या, ऐसा यहाँ पर मेंशन है क्या? नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर करेंगे क्या, ये वाले से देखिए, अभी फिलहाल रूल वन के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, इससे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, इंटरचेंज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो मैंने लिख दिया R1 इंटरचेंज बाई R2। ये आपको ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, ये ऑपरेशन लिखने की हैबिट आपको आनी चाहिए। जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो साइड में ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज बाई R2, तो मैट्रिक्स ए में क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखिए। इंटरचेंज का मतलब हमने ये बताया कि R1 और R2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब जो रो R2 है वो R1 बन जाएगी, और जो R1 है वो R2 बन जाएगी। यानी हमारे लिए R1 हो जाएगा DEF, R2 हो जाएगा ABC, और R3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R3 के बारे में हमने कुछ लिखा ही नहीं। तो ये है बच्चों पहला रूल। रूल वन के अकॉर्डिंग हम किसी मैट्रिक्स में किन्हीं भी दो रो, इसी तरह से कॉलम को भी आप कर सकते हो, किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बताइए रूल वन में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो।
आया सभी को समझ में? मैट्रिक्स अलग हो जाएंगी बच्चों, लेकिन देखो मैट्रिक्स से आपको मतलब क्या, क्या मैट्रिक्स की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्वल कहाँ से रहेंगी भाई, इसमें इक्वल होने का मतलब ये है ना कि एज इट इज बिल्कुल वही रहे। आ, आप बस कर क्या रहे हो, इसमें ऑपरेशन लगा रहे हो। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती नहीं तो हम बस करते क्या जा रहे हैं, हम इसमें ऑपरेशन लगा लगा कर इसके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं बस। अगर वैल्यू की बात करोगे तो जब डिटर्मिनेंट में आएंगे तो वहां पर डिटर्मिनेंट में भी बच्चों रूल हम लोग कुछ पढ़ेंगे, वहां पर फर्क पड़ता है। वहां पर अगर आप चेंज करोगे या कुछ करोगे तो जो फर्क पड़ेगा वो हम बताएंगे, मैट्रिक्स में तो नहीं पड़ेगा लेकिन डिटर्मिनेंट में फर्क पड़ता है। ओके, अब आते हैं बच्चों रूल टू पे। रूल टू पे चलिए आते हैं, देखिए रूल टू क्या है। देखिए ये दो रूल हो गए, मैं पहले बताया छह रूल हैं। थ्री ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड थ्री ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। तो जैसे मैंने अभी रो का बताया उसी तरह से आप वही चीज कॉलम पे भी लगा सकते हो, मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है। ओके, अब आइए बच्चों रूल टू पे। मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। सेकेंड रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ब्रैकेट में कॉलम, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम बाय अ नॉन जीरो, बाय अ नॉन जीरो स्केलर, बाय अ नॉन जीरो स्केलर। दूसरे रूल के मुताबिक बच्चों ये है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी रो या किसी स्केलर में, रो या किसी कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ये जो नोटेशन होगा वो कैसे होगा, जैसे हम R1 कैन बी चेंज बाई के टाइम्स R2 वेयर के इज अ नॉन जीरो स्केलर, या के टाइम्स R1, यहाँ पे कुछ भी कोई भी रो हो सकती है, इसी तरह कॉलम के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है। कैसे, पहले एग्जांपल के जरिए समझिए। सपोज करिए यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि यहाँ पर जितनी भी मैट्रिक्स रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ पे मैं लिखा 1 2 3, 0 1 2, 1 1 -1। सपोज करिए बच्चों ये मैट्रिक्स है। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। R2 कैन बी चेंज बाई, R2 को हम चेंज कर रहे हैं, आप R2 को चेंज कर सकते हो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पर मान लो R2 कैन बी चेंज बाई 6R2। उसी उसी रो को चेंज करेंगे, जिस रो पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो उसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर सकते हो। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिंगल एरो लगा हुआ है, इसका मतलब चेंज होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो R2 कैन बी चेंज बाई 6R2। अब यहाँ पर R2 कौन सी रो है, आप देख पा रहे होंगे ये रो हमारे लिए बच्चों कौन सी रो है, R2 है, ये जो सेकंड रो है R2। तो इसमें हमें करना क्या है, आर पहले तो आप R1 R3 चाहे तो लिख लीजिए क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और R2 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R2 के हर एक एलिमेंट में 6 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। बस, आया समझ में सभी को? इसी तरह से जैसे हमने ये रो को लेके किया कि किसी भी रो में, सेकंड रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, किसी रो के ऑल एलिमेंट्स पे, यानी जैसे हमने सेकंड रो लिया तो सेकंड रो के हर एक एलिमेंट में हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट रो ले रहे हो और उसमें किसी स्केलर से मल्टी, ध्यान देना स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो।
तो किसी रो में आपको जरूरत के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है तो बिल्कुल आप आराम से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। पर्टिकुलर रो में, तीनों में नहीं। आप जैसे R1 में करना चाहते हो 3 से मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप R1 में -1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। R3 में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। शर्त यही है, ऑपरेशन आपको साइड में लिखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप कॉलम को भी देखो, C1 C2 C3 में भी आप C2 में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। ये रूल 2 कहता है कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, रूल 2 के अकॉर्डिंग। आया समझ में? ओके, अब आइए रूल 3 पे। दो पहले वाले में हो गया रो और कॉलम के बेसिस पे, दो इस पे हो गया रो और कॉलम के बेसिस पे, चार। और तीसरा जो कि आखिरी रूल है एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए, वो हमारे लिए हो जाएगा 4 2 6। थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों? एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ अ रो, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। थर्ड रूल क्या कहता है? रूल 3, एडिंग, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो। जहां पर भी रो लिखेंगे वहां पे ब्रैकेट में कॉलम भी लिखेंगे, क्योंकि रूल रो और कॉलम दोनों के लिए होता है। एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम द करेस्पॉन्डिंग बाय द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, या विथ द या बाय द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो या कॉलम। ये है बच्चों तीसरा रूल, जो कि जाहिर सी बात है जितने रूल अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उन तीनों में आपको अलग अलग ही रहा होगा। क्या लिखा हुआ? विद द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी स्केलर, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई एनी स्केलर। इसका मतलब क्या है, कोई समझाएगा? इसका मतलब क्या है, कोई समझाएगा? ये तो काफी बड़ा मैंने रूल ही लिख दिया, तो उसको समझाने के लिए तो फिर काफी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कोई बताओ। देखिए, यहाँ पर है क्या पहले तो एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं एग्जाम्पल की, बच्चों आप लोग समझ पाओगे। ये जितनी थ्योरी वगैरह लिखी हुई है समझ में आने वाली नहीं है। मेन एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल के जरिए ही आप थ्योरी को समझ पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे आपने अभी रूल 1 रूल 2 को समझा है, उसी तरह से रूल 3 के लिए देखिए, पहले मैं एक मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ 3 × 3, क्योंकि स्क्वायर ही मैट्रिक्स में लेता चल रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 1 2 2 2 0। कुछ भी मैट्रिक्स आप लिख सकते हो, यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स। अब बोला क्या जा रहा है, रूल 3 क्या कह रहा है कि हम कैसा ऑपरेशन लगा सकते हैं? एडिंग, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, यानी किसी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं इसके साथ, विथ, विथ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर। यानी अगर हमसे कहा जाए कि R1 और R2 को ऐड करिए, तो हम R1 और R2 को ऐड करने का मतलब क्या है? यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, मतलब 1 को ऐड करेंगे 4 के साथ, 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ, और 3 को ऐड करेंगे 2 के साथ। राइट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ पर थर्ड थर्ड रूल यही बोला जा रहा है, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो मल्टीप्लाइड बाई एनी स्केलर।
और यहाँ पर तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ऑपरेशन ये लिखा भी कि R1 चेंज बाई R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पर अभी R2 में क्या किसी स्केलर से मैं मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ? नहीं। अगर नहीं इच्छा है तो बिल्कुल आप मत करो, जरूरत नहीं है तो मत, जो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना ही करना, अरे नहीं है, स्केलर हमारे लिए यहाँ पर 1 है के की वैल्यू। लेकिन अगर जरूरत है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, R1 चेंज बाई R1 प्लस 2R2 या 3R2, या किसी, मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज करो R1 को आप चेंज करना चाहते हो, किसके साथ? आप R2 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2R2 हो जाएगा, और फिर R1 में ऐड करो। ये हम चेंज कर रहे हैं किसको? R1 को। तो R1 कैन बी चेंज बाई R1 प्लस 2R2। तो देखिए फिर से रूल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, एडिंग यानी हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है? टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो विथ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, अदर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हमें ऐड करना। करस्पॉन्डिंग का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकंड रो का भी वो फर्स्ट एलिमेंट ही हमें लेना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अगर आपकी मर्जी है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये आप तब आप इसको लेंगे मल्टीप्लाइड बाई एनी स्केलर। मतलब जिस अदर रो को आप ऐड कर रहे हो, अगर जरूरत है आपको कि उसमें कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, तो बिल्कुल आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, मतलब उस रो में आप पर्टिकुलरली उस रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देन आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जब हम इसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए क्या चेंज होगा। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, R1 चेंज बाई R1 प्लस R2, क्योंकि वो स्पेशल केस हो गया। वहां पर R2 पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कांस्टेंट 1 हो जाएगा। अगर हमने लिखा R1 चेंज बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ पर हमने क्या किया, R2 में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, यस हमने किया, वो स्केलर 1 है। लेकिन मान लो 1 के अलावा कोई और स्केलर लेना है, 2 लेना है, 1/2 लेना है, -1 लेना है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो देखो आर हम क्या ऑपरेशन लिखे हुए हैं, R1 चेंज बाई R1 प्लस 2R2। जरा देखिए, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ऑपरेशन ना तो R2 में लगाया हुआ है ना तो R3 में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले जिस पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है उनके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। क्या है एलिमेंट्स? 4, 1, 2, एंड थर्ड रो के एलिमेंट क्या है? 2, 2, 0। अब फर्स्ट रो में क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया हुआ है, और वो ऑपरेशन क्या है? R1 प्लस 2R2। जरा ध्यान से देखिए, अगर R2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, लिखना नहीं है आपको, आपको लिखना नहीं कहीं, बस आपको मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। अब क्या करना है इसको, R1 को हम कैसे किस ऑपरेशन से ऐड कर रहे हैं, किस ऑपरेशन से चेंज कर रहे हैं? R1 प्लस 2R2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 यानी कि 9। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। इसी तरह 2 प्लस 2 होता है 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 4 लिखेंगे। 3 प्लस 4 क्या होता है? 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो ये हो गया ऑपरेशन, R1 कैन बी चेंज बाई R1 प्लस R1 या RI, कोई भी रो या किसी भी कॉलम को, R1 को ही रो क्यों, R2 की जरूरत है R2 को, R3 की जरूरत है R3 को। तो जैसे मैं सपोज करो यहाँ पे R1 के लिए लिख रहा हूँ, तो R1 कैन बी चेंज बाई R1 प्लस K टाइम्स R2। आप यहाँ पर लगा सकते हो, वेयर K इज एनी स्केलर। यहाँ पे आप R2 की जगह पे R3 भी लिख सकते हो। अगर आप R3 के साथ R1 को ऐड करना चाहते हो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, जरूरत है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। यही चीज सबसे मेन ऑपरेशन बच्चों, ये थर्ड वाला, तीनों ही रूल में सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड रूल है। क्योंकि जब इनवर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो यही हमें सोचना पड़ेगा। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि आप सीधा एलिमेंट्री ऑपरेशन के जरिए आप सीधा आप इनवर्स निकाल लोगे। तो आपको माइंड में सोचना पड़ेगा अपने से कि कैसे हम किस रो को या किस कॉलम को कैसे इंटरचेंज करें कि हमारा वो आइडेंटिटी बने या इनवर्स निकालने में हेल्प करे। तो ये वाला रूल, जैसे रो के लिए अभी हमने किया कि किसी भी रो को किसी अदर रो के साथ ऐड कर सकते हैं। ये यही थर्ड रूल है, क्या? किसी भी रो को इंटरचेंज करने के लिए या चेंज करने के लिए किसी भी रो को किसी अदर रो के साथ उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। क्लियर है सभी को? इसी तरह से कॉलम के लिए भी है। जैसे
जैसे रो के लिए वैसे कॉलम के लिए। यहाँ से बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन के रूल्स खत्म होते हैं। ये रूल्स आपको माइंड में बैठा के रखने हैं, और इन रूल्स का यूज हम लोग करेंगे इनवर्स निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी 6 रूल आपने पढ़े हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम, ये सभी रूल हम लोग पढ़ेंगे किस पे? इनवर्स निकालने के लिए पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। अगली एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 3.4 पे। ओके, लेकिन इस एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हम आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन दो चीजों के बारे में बता दें, तब हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, तो अगली क्या मैट्रिक्स है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिएगा। और इसी में हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन के भी किसी भी मैट्रिक्स, वो बेटा आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ाएंगे, और वो आसान है। मतलब मैंने बोला ना, 99% एग्जाम में जैसे नहीं लिखा रहता है कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स, केवल इतना लिखा रहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर केवल इतना लिखा रहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वहां पर मैं भी यही सजेस्ट करूंगा। अगर मैं आपकी जगह पे मैं होता तो मैं भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ना लगाता, मैं आराम से वही फार्मूला वाला मेथड यूज करके करूंगा। लेकिन इफ इन केस आपकी किस्मत खराब हो, मान लो आपकी किस्मत खराब है और दे दिया पेपर में कि एलिमेंट्री ऑपर, हम तो देंगे भैया, देखो हम पढ़ाए हैं तो मान लो मैं तो दूंगा ही पेपर में, प्री बोर्ड वगैरह में या बोर्ड वगैरह जो भी हाफ ईयरली वगैरह होगा, तो मैं उसमें मान लो दूंगा कि आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करो। तो इफ इन केस आ गया एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो बेटा लॉन्ग का सवाल रहेगा, तो फिर क्या करोगे? लेकिन 99% चांसेस यही है कि ऐसा नहीं रहता है, आपको नहीं मेंशन रहता, क्योंकि बोर्ड को भी पता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या बच्चों, टाइम टेकिंग है, ये टाइम लगता है सोचने में, 15-20 मिनट कम से कम लग जाएगा एक क्वेश्चन को करने में। तो जिस वजह से सीबीएसई पर्टिकुलरली मेथड नहीं मेंशन करती है, उसको केवल आपको आंसर देना रहता है कि आप इनवर्स निकालो किसी मैट्रिक्स का, तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, डिटर्मिनेंट वाले रूल को। तो जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बताएंगे, वो जो कि फॉर्मूले से है, वो इजी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, पढ़ो ही मत, सर ने बोल दिया है कि हाँ ठीक है, उसमें वो वाला उसमें मेथड लिखा नहीं रहता, तो उसी में बिल्कुल समझने की कोशिश करिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। ओके, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसी में बच्चों छुपा हुआ है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है, उसी में आपको मैट्रिक्स के इनवर्स के भी डेफिनेशन इंक्लूड है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स किस टाइप की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर बच्चों हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या? दो मैट्रिक्स। सपोज ए बी a square matrix, A be a square matrix of order m। अच्छा, अब ऑर्डर m मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैंने बोल दिया ए बी a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये बच्चों अंडरस्टूड है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2x2। अगर मैंने बोल दिया ए बी a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3x3। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या लिखा, सपोज ए बी a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड बी ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब अगर ए मैट्रिक्स 2x2 की है, तो बी मैट्रिक्स भी 2x2 की है, हमने ऐसे दो मैट्रिक्स लिए। देन सॉरी, सपोज ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, सच दैट अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, क्या? ए इंटू बी, यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करें या बी ए का मल्टीप्लाई करें, पहले ए रखे बाद में बी, या पहले बी बाद में ए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। मतलब ए बी निकालो और बी ए निकालो। आपको ये पता है कि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए हमेशा सेम नहीं होता है ना? लेकिन ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
तो अगर आप ए बी और बी ए मैट्रिक्स ले रहे, ए बी निकालो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, फिर बी ए निकालो, और उन दोनों को निकालने पर अगर दोनों ही मैट्रिक्सेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन देन मैट्रिक्स बी is said to be then matrix B is said to be inverse of inverse of matrix A, that is, and it is denoted by B is equals to inverse of A, and and matrix A is said to be and matrix A is said to be invertible matrix, and matrix A is said to be invertible मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, और जो मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहलाएगी। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी। चाहे ये बोलिए आप कि मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए, या फिर ये भी बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इनवर्स ऑफ बी। बात एक ही है। अब देखिए इसको समझिए मैंने बोला क्या। दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम। हमने ए बी निकाला, बी ए निकाला, और अगर ये ए बी और बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, देन देन जो ये जो मैट्रिक्स बी है, ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है बी, उसे हम क्या कहेंगे, देन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। तो मैट्रिक्स बी को हम मैट्रिक्स ए का क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, बी इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए। ए और ऊपर पावर में -1 लिखा हुआ है, तो मतलब बी क्या है, ए का इनवर्स है। और ऐसी सिचुएशन में ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोल। इन्वर्टिबल का मतलब बच्चों ये होता है, इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा, और क्योंकि बी का यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स ए का इनवर्स मिल रहा है, और वो क्या है, बी। बी इज इनवर्स ऑफ ए, इसलिए हम ए को क्या कह रहे हैं, इन्वर्टिबल। मतलब ए को ए का इनवर्स निकाला जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स मिले। अब सपोज करो दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी हैं, आपने ए बी निकाला, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गई, आपने बी ए निकाला, वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आई। अब आप बताइए बच्चों, ए बी तो आइडेंटिटी के इक्वल है, लेकिन बी ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, तो क्या ये रिलेशन मिला क्या, ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी? नहीं मिला। अब जब नहीं अब जब नहीं मिला, तो क्या मैट्रिक्स ए को आप इन्वर्टिबल कह पाओगे? क्या मैट्रिक्स ए को आप इन्वर्टिबल कह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैट्रिक्स ए का इनवर्स मिल ही नहीं रहा है। अगर मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और जैसे यहाँ पर बी मैट्रिक्स जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है, वो क्या कहलाएगी, इनवर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इन्वर्टिबल में जैसे इस पर्टिकुलर इस रिलेशन की बात करें, तो इस रिलेशन में दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो जो मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। अब क्योंकि मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है। तो इन्वर्टिबल होने के लिए ए बी बी ए बराबर होना चाहिए, और वो दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाएंगे। ठीक है। मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये सिचुएशन रहेगी, तभी हम कह पाएंगे कि मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। तो यहां से बच्चों एक रिलेशन ये मिलता है, आप नोट करके लिख लेना, किसी भी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे लिखा हमने क्या, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स में
उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। ये बिल्कुल उसी तरह से अलजेब्रिक ऑपरेशन की तरह से जैसे आप पढ़ते हो a into a⁻⁻1, इसको a into 1/a बराबर आ जाता है 1। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बच्चों क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ से खत्म होता है। अब सीधा सीधा हम लोगों को क्वेश्चंस पे आना है। टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इसको पूरा डिटेल में जरूर पढ़िएगा। अच्छा, उसको पढ़ने के लिए कुछ रूल है कि कैसे हम इनवर्स निकालेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, वो एनसीईआरटी में मेंशन भी है। मैं चाहूंगा एक बार उसको आप लोग पढ़े रहिएगा जरूर। और अगली क्लास में हम लोग रूल के साथ कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, उसके साथ रूल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।